क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से एंगुलर मोमेंटम एक इतना अहम मौजू बनता है कि इसके लिए कम से कम 3 लेक्चर दरकार होंगे। इस पहले लेक्चर में हम अपनी तवज्जो 2 जहतों के ऊपर 2 डायमेंशंस पर मरकूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी याद दहानी कराना चाहूंगा कि एंगुलर मोमेंटम को क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे समझा जाता है। उसके बाद फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर और एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के तौर पर पहचानेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम को कैसे क्वांटाइज किया जाता है कि इसकी सिर्फ चंद मखसूस कीमतें मुमकिन होती हैं। इसी के नतीजे में एनर्जीज भी क्वांटाइज्ड होती हैं, यानी कि एक सिस्टम की सिर्फ चंद मखसूस एनर्जीज ही मुमकिन हैं। आखिर में हम एक थ्योरेटिकल मौजू की तरफ जाएंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रांसलेशन और रोटेशंस को कैसे जनरेट किया जाता है मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के अमल से। एक सादा तरीन मिसाल आपके सामने है। एक जिस्म है जिसका कोई मास है जो एक दायरे में घूमता है। यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड रखा हुआ है और ये मास सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही घूमेगा। अगरचे इसकी रफ्तार की सिमत बदलती रहती है, लेकिन रफ्तार की मिकदार यानी कि स्पीड मुस्तकिल रहती है और ये स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसी हिसाब से एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब मैं एक्स वाई प्लेन को घुमाता हूं ताकि जेड की सिमत बाहर की तरफ हो। यह जिस्म एक दायरे में घूमता है। उस दायरे का निस्फ कतर आर है और आर एक वेक्टर है जिसकी सिमत हर वक्त बदलती है। तो आर इस वक्त तो यहां पर है, कुछ वक्त के बाद यहां पहुंचेगा वगैरह। पी इस जिस्म का मोमेंटम है। अब आर को हम एक्स वाई लिख सकते हैं या फिर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये शक्ल दी जा सकती है, गोया कि एक्स आर कोसाइन थीटा है और वाई आर साइन थीटा है। ये बात तो आपको यहां से भी दिखाई देती है कि यहां से यहां तक का फासला आर कोसाइन थीटा है और इधर से इधर तक का फासला आर साइन थीटा है। अगर आप आर का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट लें यानी कि आर डॉट आर बनाएं तो जाहिर है कि इसका मुरब्बा लेना है और फिर इसके मुरब्बे में जमा करना है। गोया कि ये आर स्क्वायर्ड कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा जमा आर स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा है। और जैसा कि आप जानते हैं कोसाइन का मुरब्बा जमा साइन का मुरब्बा 1 के बराबर है, चुनाचे आर डॉट आर आर स्क्वायर्ड है और ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये लंबाई आर होगी। ऐसा ही हम मोमेंटम के साथ कर सकते हैं। या तो इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स लिखे जा सकते हैं या फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको यूं लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम के हवाले से देखें कि जब आर यूं होता है तो पी यूं होता है और अगर इसका प्रोजेक्शन लिया जाए एक्स के ऊपर तो पी का कंपोनेंट एक्स की सिमत में मनफी कीमत रखेगा, मनफी पी साइन थीटा, जबकि ऊपर की तरफ यानी कि वाई की सिमत पी कोसाइन थीटा होगा। चुनाचे जब ये जाविया थीटा 0 होगा तो ये कंपोनेंट भी 0 होगा और पी कोसाइन थीटा की कीमत पी होगी। गोया के थीटा इक्वल 0 पर पी ऊपर की तरफ है। यूं अगर हम पी का पी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो इसका मुरब्बा लेना है तो ये मनफी अलामत खत्म हो गई, चुनाचे ये
पी का मुरब्बा साइन का मुरब्बा जमा इसका मुरब्बा, और इससे पी डॉट पी पी का मुरब्बा बनता है, और ये पी वेक्टर पी की लंबाई है, उसका मैग्नीट्यूड है, बल्कि उसका मैग्नीट्यूड का मुरब्बा है। हाँ, एक और बात नोट कर लीजिए कि अगर हम आर और पी का डॉट प्रोडक्ट बनाएं तो ऊपर से देखें, इसको इससे ज़र्ब देना है जो कि यहां पर आ गया, और फिर इसको इससे ज़र्ब देना है जो यहां पर आ गया, और ये दोनों आपस में कट गए। आर डॉट पी बराबर 0 है, गोया कि आर और पी एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब यहां से हम एल जेड यानी कि एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट जो कि इस सिमत है उसे हम डिफाइन करते हैं एक्स पी वाई मनफी वाई पी एक्स। और अब चलिए हम एक्स की कीमत इसमें डालते हैं जो कि आर कोसाइन थीटा है, और पी वाई जो कि पी कोसाइन थीटा है, तो ये पहली टर्म आ गई। और यहां y जो कि आर कोसाइन थीटा है, और पी एक्स जो कि मनफी पी साइन थीटा है, वो यहां डाले गए, तो ये दो मनफी अलामतें मुस्बत बन गई, चुनाचे ये बन गया आर पी कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि आर पी के बराबर है। तो एल जेड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी। यहां पर एल जेड महज एक नंबर है, वेक्टर नहीं है, और उस नंबर की कीमत आर पी है। दरअसल एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर है आर क्रॉस पी, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट से आप वाकिफ नहीं हैं तो किसी किताब में ये देख लीजिएगा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एल एक्स एल वाई एल जेड। इस सादा तरीन मिसाल में तो एल एक्स और एल वाई 0 हैं, सिर्फ एल जेड है, और इसका साइज आर पी के बराबर है। ये थी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात, और अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम एक ऑपरेटर होता है। यहां पर मोमेंटम के 2 कंपोनेंट्स हैं, चुनाचे 2 ऑपरेटर्स होंगे, पी एक्स और पी वाई। तो पी एक्स में डी बाई डी एक्स होगा, जबकि पी वाई में डी बाई डी वाई। अब हम एल जेड को लिख सकते हैं एक्स पी वाई ऑपरेटर मनफी वाई पी एक्स ऑपरेटर। तो यहां पर एल जेड ऑपरेटर है, पी वाई और पी एक्स ऑपरेटर्स हैं, और अगर ऊपर से इसमें यह डाला जाए तो यह बन जाता है एच बार बटा एक्स डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स। इस पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यह है कि आप y को तब्दील करते हैं x को कांस्टेंट रखे हुए, जबकि यहां पर आप x को बदलते हैं y को मुस्तकिल रखे हुए। अब चूंकि हम x और y को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं, तो x बन जाता है r कोसाइन थीटा, y बनता है r साइन थीटा, और अगर इन दोनों का मुरब्बा लिया जाए तो ये आर स्क्वेयर्ड बन गया। वो बात तो यहां से भी जाहिर है। दूसरे ये कि अगर हम y को x से तकसीम करें तो उससे बन जाता है y बटा x बराबर टेंजेंट थीटा। अब हमें असल में d बाई डी एक्स और d बाई डी वाई की जरूरत है। d बाई डी एक्स जानने के लिए हमें डी आर बाई डी एक्स चाहिए होगा, और डी थीटा बाई डी एक्स भी चाहिए होगा। तो इस इक्वेशन को देखिए, यहां पर अगर हम y को फिक्स्ड रखें तो इसको डिफरेंशिएट करने से 2x dx बराबर है 2r dr के।
चुनाचे डी आर बटा डी एक्स बनेगा एक्स बटा आर। इस इक्वेशन के इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से साबित कर सकते हैं, और यह करके देखिएगा कि यहां से आपको मनफी वाई बटा आर स्क्वेर्ड मिलता है, यानी कि डी थीटा डी एक्स इसके बराबर है। इसी तरह से हम डी बाई डी वाई जान सकते हैं। तो फर्ज कीजिए कि यहां पर कोई सा फंक्शन है एफ ऑफ आर थीटा। जब हम वाई को तब्दील करते हैं तो आर और थीटा भी तब्दील होते हैं, और इसीलिए हमें डी आर बाई डी वाई चाहिए और डी थीटा बाई डी वाई चाहिए। इनकी कीमतें भी आप इन दो इक्वेशन से पता करें। तो मसलन यहां पर आप x को फिक्स रखें, इधर से 2y डी वाई बराबर है 2r डी आर के, चुनाचे डी आर बाई डी वाई ये बना y बटा आर, और इसी तरह यहां x बटा आर स्क्वेर्ड आता। तो हमने d बाई डी एक्स और d बाई डी वाई जान लिया। अब LZ में ये डालिए, वो एक आसान काम है। तो h बार बटा i दोनों के बाहर आएगा, ये x और ये x है। d बाई डी वाई की जगह पर ये डालें जो कि यहां पर है, और d बाई डी एक्स के लिए ये डाल दें। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म आपस में कट जाती हैं, इसलिए कि यहां पर एक्स वाई बटा आर है, यहां पर वाई एक्स बटा आर है। सिर्फ ये और ये टर्में रह जाती हैं। ये मनफी अलामत है, यहां पर भी मनफी है, चुनाचे इधर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटा आर स्क्वेयर आ जाएगा जो कि 1 के बराबर है। लिहाजा एक नहायत ही सादा जवाब हमें मिला कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर LZ बराबर है h बार बटा i d बाई डी थीटा। ये LZ और ये LZ दोनों बराबर हैं, मगर ये हमारे काम के लिए ज्यादा मौजू है। आगे चलने से कबल यह बेहतर होगा कि हम कम्यूटेशन रिलेशंस की बात कर लें। फर्ज कीजिए कि कोई से दो ऑपरेटर हैं A और B। इनके ऊपर मैंने टोपियां नहीं लगाई हैं, लेकिन ये ऑपरेटर्स हैं। अगर A B बराबर है B A के, मतलब ये कि तरतीब से अगर फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये कहते हैं कि A B के साथ कम्यूट करता है। इसको दूसरे लफ्जों में यूं लिखा जा सकता है कि अगर हम A कॉमा B को इसे कम्यूटेटर कहते हैं, अगर इसको ए बी मनफी बी ए लिखा जाए तो ए बी और बी ए बराबर होने की सूरत में यह कम्यूटेटर सिफर होगा। खैर हमेशा इस तरह से नहीं होता। एक मिसाल यह है, अगर आप x और p लें तो ये एक्स पी मनफी पी एक्स है, लेकिन ये p या ये p दरअसल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप कम्यूट नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसका कम्यूटेटर मालूम करते हैं। इस कम्यूटेटर को अगर आप किसी भी फंक्शन f के ऊपर लगाएं, और ये f कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, x का फंक्शन, तो इसका मतलब ये कि आपको xp माइनस पी एक्स f पर अमल कराना है, यानी कि ये चीज मालूम करनी है x d बाई डी एक्स एफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f। जाहिर है कि यहां से हमें दो टर्में मिलेंगी जब d बाई डी एक्स एक्स पर अमल करेगा और फिर f पर अमल करेगा। चुनाचे यहां पर हमें ये दो टर्में मिली, तो ये बन गया x डी एफ बाई डी एक्स माइनस एक्स डी एफ बाई डी एक्स, और ये तो आपस में कट गए। चुनाचे यही चीज रह जाती है, लेकिन 1/i मनफी i है। चुनाचे हमने साबित कर लिया कि कम्यूटेटर जब f पर अमल करता है तो उसके नतीजे में i h बार
और फिर वही f मिलता है। अब f चूंकि कुछ भी हो सकता है, हमने किसी फंक्शन की कैद नहीं लगाई, चुनाचे इसको हम यूं लिखते हैं, कॉम्यूटेटर x विथ p बराबर आई एच बार। चुनाचे इस तरह से दो ऑपरेटर्स के माबैन हमने एक कॉम्यूटेशन रिलेशन मालूम किया है। अब इसी तरह से हम ये कॉम्यूटेशन रिलेशन भी मालूम कर सकते हैं। फर्क यहां पर यह है कि एल जेड ये ऑपरेटर है, एच बार बटा आई डी बाई डी थीटा, तो यहां पर एक्स था, यहां पर फर्क सिर्फ यह है कि इधर थीटा है। चुनाचे इधर से भी हम बिल्कुल यही कर सकते हैं कि एफ, फर्ज कीजिए कोई फंक्शन है थीटा का, तो हम बिल्कुल वही करेंगे जैसा कि यहां किया गया, और उसके नतीजे में ये कॉम्यूटेशन रिलेशन बरामद होता है, थीटा विथ एल जेड बराबर आई एच बार। इन दो मिसालों में हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते, तो इससे आखिर क्या फर्क पड़ता? अगर दो ऑपरेटर्स आपस में न कम्यूट करते हों तो उससे फिजिक्स के ऊपर क्या असर होगा? इससे यकीनन बहुत फर्क पड़ता है। अगर दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट न करते हों, मतलब ये कि अगर ये कॉम्यूटेटर सिफर न हो, तो फिर हम बहुत आसानी से ये साबित कर सकेंगे कि इनका कोई आइगन फंक्शन मुश्तरक नहीं हो सकता। चलिए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन है जो ए का आइगन फंक्शन है, तो ए जब एफ के ऊपर अमल करेगा उसके नतीजे में एफ ही बरामद होगा। इसके आगे कोई सा अदद है जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, ये महज एक नंबर है। अब अगर f वाकई a और b दोनों का आइगन फंक्शन है, तो b जब f पर अमल करेगा फिर से हमें f मिलेगा, लेकिन इसके आगे कोई दूसरा आइगन वैल्यू होगा, उसको हम लैम्डा 2 कहेंगे। ये f उनका कॉमन आइगन फंक्शन है। अब चलिए इस इक्वेशन को लें और यहां b इस तरफ लगाएं, तो b जब a के ऊपर अमल करेगा तो b a बन जाएगा, लेकिन b जब इस तरफ अमल करेगा, लैम्डा 1 तो खैर सिर्फ एक अदद है, b f पे लगेगा, और चूंकि b f लैम्डा 2f है तो इधर से हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2f मिला। अब हम ऐसे करेंगे कि इस इक्वेशन को लेकर यहां a से अमल कराएंगे, तो a इस पर लगेगा और a इस पर लगेगा। यहां से हमें ए बी जब f पर अमल करता है तो हमें a लैम्डा 2f मिलता है, लेकिन a जब f पर अमल करता है तो इसके मुताबिक यहां से हमें फिर से लैम्डा 1 लैम्डा 2f मिला। चुनाचे अगर मैं इसमें से ये तफरीक कर दूं तो उससे हमें सिफर मिलेगा। ये चीज जैसा कि आप जानते हैं कॉम्यूटेटर है, तो हमने ये साबित कर लिया कि कॉम्यूटेटर जब f पर अमल करता है तो उससे सिफर मिलता, और जरूर f सिफर हो सकता है, ये एक ट्रिवियल नतीजा है। दूसरी सूरत यह कि ये कॉम्यूटेटर सिफर हो, लेकिन जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं ये कॉम्यूटेटर सिफर नहीं है। चुनाचे मां सिवाय f इक्वल 0 के कोई दूसरा आइगन फंक्शन a और b के दरमियान मुश्तरक नहीं हो सकता। इसके माने ये बने कि अगर हम x और p लें और ये कॉम्यूटेटर सिफर नहीं है, ये आई एच बार है, तो इसके माने ये बने कि x और p का कोई कॉमन आइगन फंक्शन नहीं बन सकता, जिसके माने ये हुए कि पोजीशन और मोमेंटम को आप बैक वक्त नहीं मालूम कर सकते हैं। इसी तरह चूंकि
थीटा और एल जेड का कॉम्यूटेटर सिफर नहीं है, यहां से यह नतीजा मिलता है कि इस जाविया थीटा और एंगुलर मोमेंटम के कोई मुश्तरक आइगन फंक्शन नहीं हो सकते, गोया कि इनको भी आप बैक वक्त नहीं मालूम कर सकते। या तो आपको थीटा सही तौर पर मालूम होगा या एल जेड मालूम होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक जर्रा किसी एक जाविये के ऊपर है और कि उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है या उतना है। ये डेफिनेट वैल्यूज नहीं रख सकते एक ही वक्त के ऊपर। जो कॉम्यूटेशन रिलेशन हमने हासिल किया है उससे अब हम ये साबित करेंगे कि एलजेड की सिर्फ खास खास आइगन वैल्यूज ही हो सकती हैं। तो यहां पर देख लीजिए, एक जर्रा है जो इस दायरे में घूमता है। अब अगर हम क्लासिकली देखें तो इस एंगुलर मोमेंटम की कीमत तो कुछ भी हो सकती है, ये तेज घूम सकता है या आहिस्ता घूम सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखिए। ये एल जेड ऑपरेटर है जो एफ पर अमल करता है और उसी से एफ मिलता है, लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है। एल जेड ये ऑपरेटर है एच बार बटा डी बाई डी थीटा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि इसका सॉल्यूशन एफ इसके बराबर है, एफ ऑफ थीटा बराबर है ई टू द आई एम थीटा के। इसलिए कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो आई एम नीचे उतर आएगा और एक्सपोनेंशियल तो वैसे ही रहेगा, चुनाचे यहां पर आई इंटू एम आएगा और आई ऊपर और नीचे कट जाएंगे। लैम्डा को एम के बराबर होना होगा। चुनाचे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने हल कर लिया। यहां पर एम की कीमत तो कुछ भी हो सकती है, इस पर तो कोई कैद नहीं है, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ थीटा को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। मतलब ये कि अगर एक जर्रा एक पूरा चक्कर काट के उसी जगह पर पहुंचे तो उसका वेव फंक्शन वही होना चाहिए, यानी कि अपने पुराने वेव फंक्शन के ऊपर उसको लौट जाना चाहिए, जिसके माने ये हुए कि अगर आप थीटा में 2 पाई का इजाफा करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एफ ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बराबर एफ ऑफ थीटा होना चाहिए। चलिए, तो इस थीटा की जगह पर मैं थीटा प्लस 2 पाई डालता हूं, तो यहां पर ई टू दी आई एम थीटा प्लस 2 पाई आ गया, और इधर जो एफ ऑफ थीटा की असल कीमत, पुरानी कीमत थी, वो है। अब इसको हम खोल सकते हैं, इसको यूं लिखा जा सकता है ई टू दी आई एम थीटा ई टू दी आई 2 पाई एम, क्योंकि आपको याद होगा कि ई टू द ए प्लस बी बराबर है ई टू द ए ई टू द बी के। यहां पर ये और ये आपस में कट गए, चुनाचे इसको 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये उसी सूरत में हो सकता है कि अगर m 0 हो या 1 हो या 2 हो या -1 हो या -2 हो वगैरह वगैरह, तो m की अब सिर्फ चंद मखसूस कीमतें ही हो सकती हैं। अगर हमने सिंगल वैल्यूडनेस पर इसरार न किया होता तो m कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब ये क्वांटाइज हो गया है, जिसके माने ये कि Lz जब e टू दी आई एम थीटा इस आइगन फंक्शन के ऊपर अमल करता है तो उससे हमें ये आइगन वैल्यू मिलती है mh बार। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फर्ज कीजिए कि इस जर्रे का मास m है और ये एक ऐसे दायरे में घूमता है, ये निस्फ कतर a है।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाले से देखें और फिर क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से, क्लासिकल मैकेनिक्स का कहना है कि इस जर्रे की एनर्जी p² बटा 2m होगी, और ये p अगर आप लिखें mv तो हाफ mv² है। इस पर तो कोई कैद है नहीं, ये आहिस्ता घूम सकता है या तेज घूम सकता है। तेज घूमेगा तो एनर्जी ज्यादा होगी और उसकी कोई इंतहा भी नहीं। चलिए अब हम p²/2m को a² से ज़र्ब देते हैं ऊपर और a² से नीचे। अब ये AP तो LZ एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, चुनाचे ऊपर LZ का मुरब्बा आ गया और नीचे 2m a² है। ये ma² जैसा कि आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ देखें। फर्क सिर्फ यह है कि अब एनर्जी खुद एक ऑपरेटर होगा। उस ऑपरेटर को हम हैमिल्टोनियन कहते हैं। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और इस तरफ भी ऑपरेटर है LZ²। अब चलिए इस सिस्टम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन हल करते हैं, H = E। इसको हल करना तो बहुत ही आसान है, इसलिए कि LZ के आइगन फंक्शंस तो हमने पता कर लिए थे, e⁻m²। अगर आप e⁻m² इसके सामने लगाएं तो LZ e⁻m² पर h⁻m देता है, और अगर दोबारा से LZ से अमल किया जाए तो फिर h⁻m का मुरब्बा आता है, और एनर्जी इस तरह से हमने हासिल कर ली h⁻² m²/2ma²। और पहले की तरह m की सिर्फ यही कीमतें मुमकिन हैं। वो एनर्जी 0 हो सकती है, 1, 4, 9, 16 वगैरह, और जो यूनिट होगा एनर्जी का वो h⁻² बटा 2ma² होगा। यहां पर बुनियादी बात यह है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड इसलिए है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। आखिर में हम एक जरा थ्योरेटिकल मामले की तरफ रुजू करेंगे, ट्रांसलेशंस और रोटेशंस। फर्ज कीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन f(x) है। f(x) के माने ये हुए कि अगर आपने कोई सा नंबर x डाला तो उसके नतीजे में एक दूसरा नंबर बरामद हुआ। मिसाल के तौर पर अगर f(x) x² + 1 है, यहां आपने x को 3 कर दिया तो f(x) बना 9 + 1 = 10। तो यहां पर ये फंक्शन ऑफ ए नंबर है, x इज ए नंबर। लेकिन अगर x की जगह पर कोई ऑपरेटर हो तो उसके क्या माने बनते हैं? बिल्कुल वही जो एक नंबर के बनते हैं। अगर f(x) ये है, x को अगर आप एक ऑपरेटर रखें तो ये बन जाता है f(ऑपरेटर a) बराबर ऑपरेटर a² + 1। अब इसका इतलाक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक लामुतनाही सीरीज है। ये सीरीज आगे चलती चली जाती है। इस x की जगह पर अगर हम कोई ऑपरेटर लगाएं तो उसकी शक्लो सूरत वैसी ही रहती है। एक्सपोनेंशियल ऑफ द ऑपरेटर a इस सीरीज के बराबर है। अब इस ऑपरेटर a की जगह पर मैं एक मखसूस ऑपरेटर डालने वाला हूं। वो ऑपरेटर ये है -iota_a_p/h। चलिए देखते हैं कि इसके नतीजे में हमें क्या मिलता। तो यहां पर मैं इस ऑपरेटर को a मानते हुए एक्सपोनेंशियल को खोलूंगा, तो जैसा कि यहां पर है 1 यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जमा a यानी कि वही ऑपरेटर जो यहां पर है, फिर उसका मुरब्बा वगैरह वगैरह। तो इस ऑपरेटर की जगह पे मैं ये डालता हूं।
अब देख लीजिए यहाँ पर कि मनफी आयोटा है, नीचे आयोटा है, तो आयोटा और आयोटा कट गया। इसी तरह एच बार और एच बार कट गया। दूसरे में इसका मुरब्बा है और फिर 2 फैक्टोरियल से तकसीम करना है, अगले में 3 फैक्टोरियल से तकसीम करना होगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो पहली टर्म बनी वो ए डी बाई डी एक्स है, दूसरे में ए का मुरब्बा है और सेकेंड डेरिवेटिव है। अब इस चीज़ को देखकर यकीनन आपको ख्याल आया होगा कि ये तो टेलर सीरीज की हमें याद दिलाता है। लिहाजा अगर हम ये ऑपरेटर, अब मैंने उसको नाम ट्रांसलेशन ऑपरेटर का दिया हुआ है, अगर हम ट्रांसलेशन ऑपरेटर किसी भी फंक्शन के ऊपर लगाएं तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। तो ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर टी ऑफ ए जब किसी भी फंक्शन पर अमल करता है तो उस पर एक इन्फिनिट सीरीज दरअसल अमल करती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी फंक्शन जी ऑफ एक्स माइनस ए को इसी तरह से तो खोलते हैं। ये टेलर्स थ्योरम कहलाता है। लिहाजा हमने ये साबित कर लिया है कि अगर टी ऑफ ए को यूं डिफाइन किया जाए तो जब टी किसी भी फंक्शन जी ऑफ एक्स पर अमल करेगा तो उसके नतीजे में जी ऑफ एक्स माइनस ए मिलेगा, गोया कि उसके आर्ग्यूमेंट में माइनस ए शामिल होगा। अब चलिए इसको हम बेहतर समझते हैं। तो फर्ज कीजिए कि जी ऑफ एक्स कोई सा फंक्शन है, कोई गाउसियन ले लीजिए, ये एक्स इक्वल्स 0 पर पीक करता है, तो इसकी चोटी एक्स बराबर 0 के है, यहां इसकी कीमत 1 है। अब अगर हम टी इसके ऊपर लगाएं तो जाहिर है हमें एक दूसरा फंक्शन मिलेगा जिसका आर्ग्यूमेंट एक्स माइनस ए होगा एक्स की बजाय। और अब ये देखें कि जब एक्स ए होगा तब ये अपनी चोटी पर पहुंचेगा, यानी कि इधर से लेकर इधर तक का फासला ए होगा। गोया कि ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर ने इस फंक्शन को ए से आगे धक्का दिया है, बढ़ाया है। इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन के माने ये हैं कि किसी फंक्शन को या नुक्तों को उठाकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना। तो हम इसको मुंतकिली ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये एक आसान मश्क है। अगर आप 2 दफा ट्रांसलेट करें, पहले बी से और फिर ए से, तो टी ऑफ ए प्लस बी मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने यहां ए और यहां बी किया हुआ था, उससे भी आपको टी ऑफ ए प्लस बी मिलेगा। यह साबित करके देख लीजिए, बहुत आसान है। यह कहा जाता है कि ऑपरेटर पी ट्रांसलेशंस का जनरेटर है, यानी कि ये जब इस एक्सपोनेंशियल के अंदर डाला जाता है इस तरह से, तो ये किसी फंक्शन को आगे धक्का देता है। या आप ये कह सकते हैं कि इस नुक्ते को इस ऑपरेटर ने यहां तक पहुंचाया, इस नुक्ते को यहां पहुंचाया, वगैरह वगैरह। एंड यही बात हम रोटेशंस के बारे में भी कह सकते हैं। तो यहां पर यह रोटेशन ऑपरेटर आर ऑफ फाई को यूं डिफाइन किया गया है, इधर मोमेंटम ऑपरेटर की बजाय एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है और फासले की बजाय एक जाविया है फाई। जब इसको हम खोलते हैं तो बिल्कुल पहले की तरह ये इस तरह का डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाता है और इससे फिर टेलर्स थ्योरम आपको याद आता होगा। जब आर किसी फंक्शन के ऊपर, फंक्शन ऑफ थीटा के ऊपर लगाया जाता है तो उससे एक दूसरा फंक्शन मिलता है जिसका आर्ग्यूमेंट थीटा माइनस फाई है। तो फर्ज कीजिए कि जी ऑफ थीटा कोई सा फंक्शन है थीटा का और उसकी शक्ल ऐसे है।
यहां मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ कीमतें दिखाते हैं। तो यहां पर फर्ज कीजिए कि फंक्शन कुछ कीमत रखता है, यहां उससे ज्यादा रखता है। अगर हमने आर इस फंक्शन के ऊपर जी ऑफ थीटा के ऊपर लगाया तो वैसा ही फंक्शन मिलेगा, लेकिन हर नुक्ता एक एंगल से आगे बढ़ाया गया है। तो ये नुक्ता इधर चला गया, ये नुक्ता इधर चला गया, यानी कि फाई से इस एंगल से हमने फंक्शन को रोटेट किया है। यही वजह है कि एल जेड को जनरेटर ऑफ रोटेशंस कहा जाता है। यानी कि एल जेड को जब इस एक्सपोनेंशियल में डाला जाता है तो एक ऐसा ऑपरेटर बनता है जो पूरे के पूरे फंक्शन को रोटेट कर देता है थ्रू एंगल फाई। चूंकि हमने अपनी बात 2 डायमेंशंस तक महदूद रखी है, इसीलिए सिर्फ एक ही एक्सिस था, यानी कि जेड एक्सिस, जिसके गिर्द रोटेशंस मुमकिन है। लेकिन 3 डायमेंशंस में एल एक्स और एल वाई भी होंगे, और यह अगले लेक्चर का मौजू बनेगा।